हेलो ट्रेनीज, मेरा नाम मनीष कुमार पांडे है। मैं व्यवसाय सिविंग टेक्नोलॉजी का अनुदेशक हूँ। मैं आपको सिविंग टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में बताऊंगा। सिविंग टेक्नोलॉजी कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स है। ये 1 ईयर कोर्स है जो कि आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें आप कपड़े की कटिंग, उसकी स्टिचिंग किस तरह से करी जाती है, और ये एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद अपना आप स्वयं का व्यवसाय बहुत ही कम लागत में शुरू कर सकते हैं। और आप अगर नौकरी करना चाहें तो आपको कहीं पे भी किसी भी फैक्ट्री में जो कि कपड़े का काम करती है वहाँ पर आपको बहुत आसानी से नौकरी मिल जाएगी, अगर आपने इस कोर्स को बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। तो स्विंग टेक्नोलॉजी में हम बताते हैं कि कपड़े की क्या क्वालिटी होती है, किसी का मेजरमेंट यानी कि नाप कैसे ली जाती है, और किस तरह से कपड़े की स्टिचिंग करी जाती है। इसमें आपको बहुत सारे बच्चों के गारमेंट्स हैं, लेडीज़ गारमेंट हैं, जेंट्स गारमेंट हैं, ये सारे आपको सिखाए जाएंगे। और ये 1 ईयर कोर्स है। तो ये जो स्विंग टेक्नोलॉजी कोर्स है, इसमें सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो है कि कौन कौन से जो टूल्स हैं वो इसमें यूज़ किए जाते हैं, किस तरह के टूल्स का हम प्रयोग करते हैं स्विंग टेक्नोलॉजी व्यवसाय में। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि किस तरह के टूल्स यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं सिविंग टेक्नोलॉजी में वो हैं नाप लेने के उपकरण। नाप लेने के जो उपकरण होते हैं वो जो इनसे नाप ली जाती है, क्योंकि अगर आपको कपड़ा सिलना है तो आप किसी ना किसी का साइज़ लेकर के ही उसको सिलेंगे, या तो जो स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं उस पे कपड़े सिले जाते हैं, या फिर हम किसी का नाप लेकर के सिलते हैं। तो नाप लेने के उपकरण कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमारा आता है ड्राफ्टिंग वाले उपकरण। ड्राफ्टिंग वाले उपकरण में कि जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं किसी भी गारमेंट की या किसी भी पैटर्न की, तो हम वो किस तरह से करते हैं, और उनको करने के लिए हमें किस किस प्रकार के टूल्स की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है चिन्हित करने वाले उपकरण। जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो उस पर चिन्ह करने के लिए, निशान लगाने के लिए, कोई मार्किंग करने के लिए भी हमको उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि किसी टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कौन से टूल्स होते हैं। इसके बाद आता है कटिंग उपकरण, यानी कि हमको चाहे वो हमारी ड्राफ्टिंग है ब्राउन शीट की, उसकी कटिंग करनी हो, या फिर हमें फैब्रिक की कटिंग करनी हो, तो उसके लिए कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता होगी। इसके बाद है सिलाई के लिए कौन कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है। जब हम कपड़े को कट कर लेते हैं उसके बाद फिर हमको सिलाई की ज़रूरत पड़ती है उस कपड़े को सिलने के लिए। तो जब हम सिलाई करते हैं तो हमें उस समय कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता होती है। सिलाई करने के बाद आता है फिनिशिंग का काम। फिनिशिंग इसलिए करी जाती है क्योंकि फिनिशिंग करने से ही किसी सिले सिलाए कपड़े की सुंदरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए फिनिशिंग बहुत ज़रूरी होती है, और फिनिशिंग में ही जो सिलाई के समय या कपड़े को काटते समय अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ गया है या कोई निशान लग गया है, कुछ भी कमी रह गई है, तो वो हम फिनिशिंग के समय उसको पूरी करते हैं। तो आइए आते हैं सबसे पहले कि सबसे पहले नाप लेने के उपकरण कौन कौन से होते हैं। देखिए, नाप लेने के उपकरण में सबसे पहले आता है इंची टेप। इसको हम इंग्लिश में मेजरिंग टेप कहते हैं। अब इंची टेप की विशेषता ये है कि ये आधा इंच चौड़ा और 60 इंच लंबा होता है। आधा इंच चौड़ा यानी कि इसकी जो ये चौड़ाई दिख रही है इमेज में, ये आधा इंच है, और ये जो इसकी पूरी लेंथ होती है यानी कि लंबाई, वो 60 इंच होती है। इसमें एक तरफ इंच और दूसरी तरफ सेंटीमीटर के निशान होते हैं। अब आप ये इस इमेज में देख रहे होंगे कि इधर ये आपको इंच के निशान दिख रहे हैं, और ये देखिए इधर पीछे आपको दिख रहे हैं ये सेंटीमीटर के निशान हैं। यानी कि जब आप किसी का मेजरमेंट लेते हैं तो वो आप इंच में भी ले सकते हैं या फिर सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं। अब इसकी और क्या खासियत है, यह ना तो सिकुड़ता है ना ही फैलता है। अब ये जो इंची टेप होता है ये इस मटेरियल का बना होता है जिससे कि ये ना तो सिकुड़ता है और ना ही ये फैलता है। अगर सिकुड़ जाएगा तो भी मेजरमेंट सही नहीं ले पाएंगे आप, और अगर ये फैल जाता है तो भी आप किसी का भी मेजरमेंट सही नहीं ले पाएंगे। सिकुड़ने पे क्या होगा, उसका मेजरमेंट कम हो जाएगा, और फैलने पे उसका मेजरमेंट ज़्यादा आ जाएगा। इससे हमारी जो ड्रेस है वो सही नहीं बन पाएगी। यह प्लास्टिक, लिनन या रबड़ का बना होता है। तो प्लास्टिक, लिनन या रबड़ एक ऐसा मटेरियल है जिससे, जैसे रबड़ है ये भी खिंचता है तो खिंचने के बाद अपनी जगह पर आ जाता है। ये प्लास्टिक या लिनन भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनसे ये बनाया जाता है ताकि ये ना तो सिकुड़े और ना ही ये फैले। नेक्स्ट है नाप लेते समय ध्यान दें कि इंच टेप मुड़ा ना हो एवं नाप लेने वाला सीधा खड़ा हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि, क्योंकि जब हम किसी का कपड़ा सिलते हैं तो सबसे जो बेसिक शुरुआत होती है वो उसके नाप लेने से ही होती है।
अगर हम नाप सही नहीं लेंगे, यानी कि फिर ना मेज़रमेंट सही होगा, ना उसका पैटर्न सही बनेगा, ना उसका जो गारमेंट है वो सही सिला जाएगा, तो उसकी फिटिंग ही नहीं आएगी। इसलिए नाप लेते समय सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो हमारा इंची टेप है वो कहीं से भी मुड़ा हुआ ना हो और वो व्यक्ति सीधा खड़ा हो। सीधा नहीं खड़ा होगा तो भी उसका मेज़रमेंट सही नहीं आएगा। उसके बाद आता है रूलर। रूलर आप इमेज में देख रहे हैं, ये इस तरह का रूलर होता है। इसकी लंबाई 12 इंच या 18 इंच की होती है। इससे क्या करते हैं, जो छोटी दूरियां होती हैं जैसे टक्स लेना है, फेसिंग हमको बनानी है, या जो छोटी छोटी दूरियां ली जाती हैं वो लेने का काम हम इस रूलर से ही करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है गिदरी मापक टेप। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेग मेजरिंग टेप। लेग मेजरिंग टेप, इस टेप द्वारा भीतरी पैर का माप लिया जाता है। यानी कि ये टेप उस जगह यूज़ होता है जब हमें किसी के पैर का, जैसे किसी का पैंट बनाना हो या किसी का पैजामा बनाना हो, इस तरह की जब हमें कोई चीज़ लेनी बनानी होती है तब हम इस गिदरी मापक टेप यानी लेग मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं। आप इमेज में देख रहे हैं ये किस तरह का बना हुआ है। इसका ऊपरी भाग लकड़ी का अर्धचंद्राकार आकृति का होता है, जिससे क्या होता है कि हम इसको पैर में अंदर की तरफ लगाते हैं और ये स्केल से उस पैर की लंबाई को ले लेते हैं। तीसरा आता है मीटर स्केल। मीटर स्केल लकड़ी, प्लास्टिक या धातु का बना होता है। इसका प्रयोग बड़ी दूरी नापने में किया जाता है। मीटर स्केल, जैसे इसका नाम ही है मीटर, यानी कि ये 1 मीटर का लंबा तो कम से कम होता ही है, या 1.5 मीटर या 2 मीटर तक का भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम ये 1 मीटर का होता है और इससे हम बड़ी दूरी नापने का काम करते हैं। इसके बाद आता है ड्राफ्टिंग उपकरण। पहले थे हमारे नाप लेने के उपकरण, ये है हमारा ड्राफ्टिंग उपकरण। ड्राफ्टिंग उपकरण के लिए सबसे पहली जरूरत होती है लकड़ी की टेबल की, जिसे हम वुडन टेबल बोलते हैं। ये इमेज में आप देख रहे हैं, ये इस तरह की टेबल है जिसकी ये सतह दिख रही है और इस तरह इसमें नीचे बना होता है। ये जो टेबल होती है ये 3 फुट चौड़ी होती है, यानी कि ये जो इसकी चौड़ाई है ये 3 फीट की होती है। 5 फीट ये लंबी होती है, यानी कि ये जो लंबाई होती है ये 5 फीट की होती है और 2.5 फुट ऊंची होती है, यानी कि ये जो ऊंचाई आपको दिख रही है ये जो है ये 2.5 फुट की होती है। अब आपको इमेज में भी दिख रहा है कि ये लकड़ी की बनी होती है। ऊपरी सतह एक समान होनी चाहिए। देखिए अगर इसकी सतह ऊपरी एक समान नहीं होगी तो क्या होगा, जब आप ड्राफ्टिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं वो ऊपर नीचे होगा। तो एक समान सतह होने से ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी बनती है और सही बनती है। फिर नेक्स्ट है ब्राउन शीट, जिसको भूरी शीट भी बोलते हैं हिंदी में। तो ब्राउन शीट क्या है? ब्राउन शीट ही वो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम ड्राफ्टिंग करते हैं। यह भूरे रंग की मोटी शीट होती है, यानी कि होता तो कागज का ही है लेकिन थोड़ा मोटा होता है, थिक होता है। जिससे क्या होता है कि ये जल्दी फटता नहीं है, मोड़ने में आसानी रहती है इसको, और ये थोड़ा ड्यूरेबल भी होता है, थोड़े ज़्यादा टाइम तक ये चलता है। पतला होने से क्या होगा कि ड्राफ्टिंग हमने बना के रखी, कहीं से फटने का डर रहेगा या बहुत जल्दी फिर वो खराब हो जाएगा। लेकिन अगर मोटा है तो वो जल्दी खराब भी नहीं होगा और काफ़ी टाइम तक चलेगा। नाप के अनुसार इस पर ड्राफ्ट बनाया जाता है। अब जिस व्यक्ति की या जिसकी भी हमने मेजरमेंट लिया है उसकी नाप के अनुसार ही हम इस पे ड्राफ्ट बनाते हैं। ड्राफ्ट हमेशा उल्टी तरफ बनाया जाता है। देखिए जब आप ये ब्राउन शीट खरीदेंगे तो ये एक तरफ चिकनी होगी और एक तरफ खुदरी होगी। तो जो खुदरी साइड होती है उस तरफ ही हम लोग ड्राफ्ट बनाते हैं। चिकनी साइड को हम लोग अंदर की तरफ रखते हैं, यानी नीचे की तरफ रखते हैं। और जो खुदरा साइड होता है, रफ होता है, उसको हम लोग ऊपर की तरफ रखते हैं। इससे क्या होता है कि जो हम मार्किंग करते हैं, जो निशान लगाते हैं, वो काफ़ी समय तक टिकते हैं क्योंकि वो खुदरी जगह होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये है एल स्क्वायर। एल स्क्वायर इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एल शेप में होता है। ये लंबाई में भी स्केल होता है और चौड़ाई में भी होता है। इसे टेलर स्क्वायर भी कहते हैं। ये लकड़ी, लोहे या प्लास्टिक के बने होते हैं। जैसे इमेज में आप देख रहे हैं ये इसमें प्लास्टिक लकड़ी का बना हुआ है। इसमें एक तरफ 24 इंच और 14 इंच, दूसरी तरफ 60 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर के निशान होते हैं। अब देख रहे हैं ये जो लंबाई दी हुई है ये 24 इंच होगी, तो ये जो चौड़ाई है ये 14 इंच होगी। ये दूसरी तरफ क्या होता है, जैसे ये इधर इंच में है तो दूसरी साइड में वो सेंटीमीटर में होगा। तो सेंटीमीटर में कितना होगा, वो 60 सेंटीमीटर लंबाई में होगा और 36 सेंटीमीटर चौड़ाई में होगा। यानी कि इसको भी हम चाहे इंच में यूज़ करें और चाहे सेंटीमीटर में यूज़ करें, दोनों तरह से ही यूज़ कर सकते हैं। इसको हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें लंबाई और चौड़ाई में एक साथ निशान लगाने होते हैं, ताकि वो हमारी जो लाइन है वो कहीं से भी तिरछी ना हो, कहीं टेढ़ी मेढ़ी ना हो।
इसलिए हम उस समय एल शेप स्क्वायर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंच कर्व। ये भी प्लास्टिक का बना होता है। ये आप इमेज में देख रहे हैं, ये जो दिया हुआ है ये फ्रेंच, इसी को फ्रेंच कर्व बोलते हैं। ये प्लास्टिक का भी होता है, धातु का भी होता है, कागज का भी होता है। तो ये कई तरह के मटेरियल में मार्केट में उपलब्ध होता है। जो स्टूडेंट हैं वो यूजली इसको कागज वाला ही खरीदते हैं। बाकी प्लास्टिक का भी यूज़ किया जाता है, धातु का भी यूज़ किया जाता है। जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, इंडस्ट्रियल होती हैं, वहाँ पे धातु का ही यूज़ किया जाता है। ये 12 का सेट होता है। 12 का सेट का मतलब है कि ये साइज में, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक एडल्ट का फ्रेंच कर्व है। लेकिन अगर किसी बच्चे के फर्म कर्व के लिए जरूरत पड़ेगी तो फिर हमको छोटा साइज चाहिए होगा। इसलिए ये 12 का सेट आता है जिसमें अलग अलग शेप में कर्व दे सकते हैं। इसका प्रयोग गले की गहराई और बाजू की शेप देने में करते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं, ये यहाँ आर्म होल के पास रखा है, तो ये किस तरह से इसकी शेप दी जा रही है ताकि आर्म होल की जो शेप है वो सही आए। फिर आता है लेग शेपर। लेग शेपर जो है, इसका जो यूज़ किया जाता है, जैसे नाम से ही लग रहा है, लेग मतलब हो गया पैर, और शेपर मतलब शेप देने वाला, यानी कि पैर का शेप देने के लिए। इसका प्रयोग पैंट की गिदरी या कोट की बाजू में शेप देने में करते हैं। अब ये इमेज में आप देख रहे हैं बिल्कुल सीधा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा कर्व है और फिर उसके बाद सीधा आ रहा है। यानी कि ये पैंट का, जिस तरह से हम लोग हिप के बाद पैर आते हैं हम लोगों के नीचे, तो ये वहाँ की शेप देने के लिए यूज़ किया जाता है। और कोट की जो स्लीव होती है उसमें भी इसी तरह से शेप दी जाती है। तो वह इन दोनों जगहों पे जब हमको शेप देनी होती है ड्राफ्टिंग में, तब हम इस वाले इस शेपर का यूज़ करते हैं। इसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें भी इंच और सेंटीमीटर दोनों के ही निशान होते हैं। इसका एक सिरा 3 इंच और दूसरा सिरा 2.5 इंच चौड़ा होता है। यानी कि ये जो सिरा आप नीचे देख रहे हैं ये 2.5 इंच चौड़ा है, और ये जो ऊपर वाला सिरा है ये 3 इंच का चौड़ा होता है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें कार्ड स्केल। कार्ड स्केल, इसका प्रयोग ट्रेनीज द्वारा छोटी ड्राफ्टिंग बनाने में किया जाता है। अब जैसे जो सब जो टूल हम देख रहे हैं ये सारे हैं बड़े लोगों के टूल, यानी कि जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं। और ये कार्ड स्केल जब हम लोग किसी कागज़ पे छोटी ड्राफ्टिंग बनाते हैं, जैसे आप स्टूडेंट्स लोग हैं, जब आप लोग ड्राफ्टिंग की फाइल अपनी बनाएंगे तो कॉपी में, तो अगर आप मान लीजिए 25 सेंटीमीटर, तो कॉपी में 25 सेंटीमीटर कैसे लेंगे, वो नहीं आ पाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस कार्ड स्केल का यूज़ करते हैं। ये 1/2, 1/4, 1/6, 1/5, 1/10 इस तरह से आते हैं साइज में, और ये बड़े साइज को छोटे साइज में चेंज कर देते हैं। तो जब हम ड्राफ्टिंग अपनी फाइल में बनाते हैं उस समय इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता है कलर पेंसिल यानी रंगीन पेंसिलें। ड्राफ्टिंग करते समय नीले रंग की पेंसिल से सिलाई लाइन और लाल रंग की पेंसिल से कटिंग लाइन खींची जाती है। देखिए, जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं ब्राउन शीट पे तो वहाँ दो तरह की लाइनें होती हैं। एक होती है हमारी ड्राफ्टिंग लाइन जो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ली जाती है, और दूसरी होती है कटिंग लाइन जो कि कपड़े को कट करने के लिए यूज़ करी जाती है। तो ये दोनों लाइनों में अंतर हमको पता चल जाए कि जब कौन सी जो लाइन है वो हमने ड्राफ्टिंग के लिए यूज़ करनी है, कौन सी लाइन है जो हमें कटिंग के लिए यूज़ करनी है। तो इस डिफरेंस को बनाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, तो ड्राफ्टिंग के लिए नीले रंग की पेंसिल और कटिंग के लिए लाल रंग की पेंसिल, ताकि अगर किसी को भी वो ड्राफ्टिंग दी जाए तो उसको पता हो कि हाँ, ये नीले रंग से लाइन है तो ये ड्राफ्टिंग की लाइन है, ये लाल रंग से लाइन खींची गई है तो ये कटिंग लाइन है। इसके बाद आता है मार्किंग चार्ट। इसे टेलर चौक भी कहते हैं। इससे कपड़े पर डिज़ाइन और लाइन खींची जाती है। ये कई रंगों में आती है एवं इसे कपड़े के कलर के हिसाब से यूज़ करते हैं। देखिए, इसको टेलर चाक इसलिए कहते हैं क्योंकि टेलर इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। मार्किंग चाक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मार्किंग के काम आते हैं, यानी कि हम निशान लगाते हैं इससे। जब हम ड्राफ्टिंग बनाते हैं ब्राउन शीट पे तब भी हम इसको यूज़ करते हैं, या फिर ड्राफ्टिंग तो हम पेंसिल से भी कर लेते हैं। लेकिन जब हम कपड़े पे निशान लगाते हैं, जब हम ड्राफ्टिंग जो ब्राउन शीट है उसको जब हम कपड़े के ऊपर रखते हैं, फिर जब हम निशान लगाते हैं, तो फिर हम वो इसी मार्किंग चाक से ही लगाते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो ये मार्किंग चाक जो है ये वॉशेबल होती है। जब हम कपड़े को धोया जाता है तो ये आसानी से धुल जाती है, तो कपड़े पर इसका कोई निशान नहीं पड़ता है। और इसमें खास बात ये ध्यान देनी होती है कि जब आप कपड़े पर मिल्टन चाक यूज़ करते हैं तो ये इस तरह की यूज़ करनी चाहिए ताकि उसका निशान कपड़े पे दिखाई दिए।
मान लीजिए ब्लैक कलर का कपड़ा है, आप ब्लैक कलर की मार्किंग यूज़ करेंगे तो नहीं दिखाई देगी। व्हाइट कलर का कपड़ा है, आपने व्हाइट कलर की चाक यूज़ करी तो नहीं दिखाई देगा। तो जो भी कलर हम यूज़ कर रहे हैं उसके साथ ऐसा चॉक यूज़ करना है ताकि वो दिखाई दे। इसके बाद आता है ट्रेसिंग व्हील। इसका प्रयोग ट्रेसिंग के लिए किया जाता है। इसे डिज़ाइन और ट्रेसिंग दोनों कार्यों में किया जाता है। इसके नुकीले वाले भाग को डिज़ाइन के ऊपर चलाते हैं जिससे डिज़ाइन नीचे छप जाता है। अब ट्रेसिंग व्हील जो है जिसमें आप इमेज भी है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये एक प्लेट दी हुई है जिसके ऊपर ये ट्रेसिंग चलाई जा रही है। तो इसका ये इस तरह पीछे हैंडल होता है पकड़ने के लिए और आगे गोल गोल एक कट उसमें बने होते हैं। और इसको हम जैसे कागज़ है इसके ऊपर हमारी डिज़ाइन बनी है, नीचे हम कार्बन पेपर रख लेते हैं, फिर उसके नीचे हम कोई शीट रख लेते हैं। और ट्रेसिंग व्हील जैसे जैसे हम डिज़ाइन के ऊपर चलाएंगे तो जो उसका नुकीला वाला पॉइंट है वो कार्बन के ऊपर प्रेस होगा और फिर नीचे वाले कागज़ पे वो निशान बनाता जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जो ट्रेसिंग है वो बहुत अच्छी होती है और आसानी से हो जाती है, इसलिए हम लोग ट्रेसिंग व्हील को यूज़ करते हैं। अब हमारे आते हैं कटिंग टूल्स, यानी कि हमने पहले मेज़रमेंट लिए, मेज़रमेंट लेने के बाद हमने ड्राफ्टिंग करी। अब ड्राफ्टिंग करने के बाद हमको कटिंग करनी है। तो कटिंग के टूल्स कौन-कौन से हैं, इसीलिए इसको दिया गया है कटिंग उपकरण। कटिंग उपकरण में देखिए सबसे पहले आता है बड़ी कैंची, जिसे हम शेयर्स भी कहते हैं। बड़ी कैंची, इनका साइज़ 10 इंच से लेकर 14 इंच तक होता है। इनका आगे का हिस्सा लोहे का और पीछे का हिस्सा पीतल का होता है। इससे कपड़े की 6 से 7 तह को काटा जा सकता है। अब इनका साइज़ 10 से 14 इंच होता है, यानी कि ये आप कम कपड़े के लिए भी या ज़्यादा कपड़े के लिए या पतले कपड़े के लिए या मोटे कपड़े के लिए। ये साइज़ इसलिए है कि आप किस तरह का कपड़ा कट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। इनका आगे का हिस्सा लोहे का और पीछे का हिस्सा पीतल का होता है। आगे का लोहे का इसलिए होता है ताकि वो ज़्यादा अच्छे से कटिंग कर सके, लोहा कट करने के लिए अच्छा होता है। और पीछे का हिस्सा पीतल का इसलिए होता है ताकि वो हाथों को चुभे नहीं। पीतल का होता है तो वो पकड़ने में आसानी रहती है और हाथों को कष्ट नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इससे कपड़े की 6 से 7 तह को काटा जा सकता है। 6 से 7 भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। ये आपके फैब्रिक की थिकनेस पे डिपेंड करता है कि जो आप कपड़ा कटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं वो कितना मोटा है। अगर वो काफ़ी पतला कपड़ा है तो आप ज़्यादा तह भी लगा सकते हैं। अगर आपका कपड़ा मोटा है तो आपको कम तह लगानी पड़ेंगी। फिर आता है छोटी कैंची। इनका साइज़ 4 से 6 इंच होता है। इनका आगे का हिस्सा लोहे का और पीछे का पीतल का होता है। इनका प्रयोग हल्के कपड़ों को काटने में किया जाता है। अब जब बड़ी कैंची से हमने बड़े काम कर लिए तो छोटी कैंची से हम छोटे काम करेंगे। यानी कि अगर सिंगल कपड़ा है, कहीं कट लगाना है, कहीं छोटा-मोटा कटिंग का काम करना है तो फिर वो हम छोटी कैंची से करते हैं। इसके बाद आता है काज वाली कैंची। इसको हम इंग्लिश में बटन होल सीज़र बोलते हैं। इसकी लंबाई 4 से 6 इंच तक होती है। इसका प्रयोग काँच बनाने में किया जाता है। इसकी लंबाई एक पेंच द्वारा कम या ज़्यादा की जाती है। अब आप ये इमेज में देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये एक कट का निशान लगा हुआ है। ये जो कट का निशान है यही कम या ज़्यादा होता है और ये देखिए यहाँ पर एक पेंच लगा हुआ है। तो इस पेंच की मदद से ही हम इस साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि हमको काँच कितना बड़ा बनाना है। अगर हम किसी छोटे बच्चे की ड्रेस बना रहे हैं तो उसमें काँच छोटा होगा। अगर हम किसी बड़े व्यक्ति की ड्रेस बना रहे हैं तो उसमें काँच बड़ा होगा, या फिर हम किस तरह की ड्रेस बना रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो वो जो काज का साइज़ है वो हम इस पेंच के द्वारा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आता है कटावदार कैंची यानी पिकिंग शीयर्स। इसकी लंबाई 5.5 इंच से लेकर 10.5 इंच तक होती है। इसका प्रयोग सजावटी कटिंग के लिए किया जाता है। इसकी कटिंग से ज़िगज़ैग डिज़ाइन बनती है। ये जिस आप चित्र में देख रहे हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके जो निशान बने हुए, कट के निशान बने हुए हैं ज़िगज़ैग जैसे। और ये फैब्रिक भी आप देख रहे हैं जितना कटिंग हो गया है इसमें ज़िगज़ैग ज़िगज़ैग डिज़ाइन से दिख रही है। तो इस कैंची को अधिकतर जो है वो डिज़ाइन के लिए, सजावट के लिए ही यूज़ किया जाता है। और इसके दाँत इस तरह के होते हैं कि वो ज़िगज़ैग ज़िगज़ैग निशान बनते हैं। तो इसको अधिकतर आप स्टूडेंट लोग काफ़ी यूज़ करते हैं इसको, जब आप अपनी फ़ाइल में कोई मोटिफ लगाते हैं, कुछ जो आप ड्रेस बनाते हैं उसके छोटे-छोटे सैंपल लगाते हैं, या कुछ आपको डेकोरेट करना है अपनी फ़ाइल में, तो उस जगह पर इसको यूज़ किया जाता है। और इसी तरह से जब हम गारमेंट सिलते हैं तो वहाँ पर भी कई जगह सजावट देने के लिए इस सीज़र को यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट आता है विद्युत कैंची, इलेक्ट्रिक सीजर। इसका प्रयोग फैक्ट्रियों में किया जाता है। इससे कपड़े की 40 से 60 तहों को काटा जा सकता है। इससे सभी प्रकार के कपड़ों की कटिंग होती है। ये बिजली से चलती है। सबसे पहले आते हैं, इसका प्रयोग फैक्ट्रियों में किया जाता है। बिजली वाली कैंची है, जैसा आप देख रहे हैं, काफ़ी पावरफुल होती है। तो फैक्ट्रियाँ ही हैं जहाँ पर हमको कटिंग करनी ज़्यादा होती है, और काफ़ी ज़्यादा करनी होती है, क्योंकि वहाँ पर तो जो पीस कटते हैं वो बहुत सारे पीस कटते हैं, तो जल्दी कटने चाहिए। इस वजह से विद्युत कैंची का यूज़ किया जाता है। इससे 40 की 60 तहों को काटा जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 40 से 60 तह लगाई जा रही हैं, यानी कि कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और टाइम हमको बचाना है। इससे सभी प्रकार के कपड़ों की कटिंग होती है। इसका ब्लेड इस तरह का इतना फाइन क्वालिटी का होता है कि वो काफ़ी मोटे कपड़े को या किसी भी तरह का क्वालिटी का कपड़ा हो तो ये उसको बहुत आसानी से कट कर देता है। ये बिजली से चलती है। फिर आता है सीम रिपर। ये पेन के आकार का होता है। इसके सिरे पर सिलाई खोलने के लिए छोटी ब्लेड होती है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए छोटा सा बहुत नुकीला जैसा सुई होती है, उसी टाइप का दिया है, लेकिन ये काफ़ी धार होती है इसमें। और जब कहीं सिलाई गलत हो जाती है या हमें सिलाई खोलनी होती है कहीं पे, तो आगे नुकीला होता है, ये इसको धागे के अंदर करके और हम हल्का सा जैसे ही खींचते हैं, धागा वहाँ से ब्रेक हो जाता है, कट जाता है। तो ये सिलाई खोलने के लिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसको हम कहते हैं सीम रिपर। नेक्स्ट आता है थ्रेड क्लिपर। इसका प्रयोग धागे की कटाई छटाई के लिए किया जाता है। जैसा आप देख रहे हैं, ये किस तरह का, इसमें दो तरफ नुकीले नुकीले ब्लेड जैसे होते हैं, और इसको इसे पीछे से पकड़ने के लिए बना होता है। और जो भी धागे हमको कट करने हैं उसको हम पकड़ लेते हैं, या इतना ये भी काफ़ी शार्प होता है। तो जो छोटे छोटे धागे निकलते हैं, सिलाई वाले होते हैं या फैब्रिक के होते हैं, तो उन सबको हम इस कैंची से काट देते हैं ताकि वो फिनिशिंग अच्छी आए। फिर आता है सिलाई के उपकरण, यानी कि स्टिचिंग टूल्स। सबसे पहले स्टिचिंग के लिए आवश्यकता है फैब्रिक की, कपड़ा। सिलाई के लिए हमेशा अच्छे कपड़े को लेना चाहिए। कपड़े लेते समय उसका रंग, अर्ज, प्रिंट, कीमत आदि देख लेना चाहिए। देखिए, जब हम सिलाई करते हैं तो कपड़े की सबसे पहले ज़रूरत होती है। तो हम जिस पर्पज़ से कपड़ा ले रहे हैं उसको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। हम सर्दियों के लिए ले रहे हैं कि गर्मियों के लिए ले रहे हैं, हम घर में पहनने के लिए ले रहे हैं यानी कैजुअल वियर में ले रहे हैं, या हम पार्टी वियर ले रहे हैं। तो जिस पर्पज़ से भी हम वो ड्रेस बनाना चाहते हैं, तो हमें उसी के लिए उसी की तरह का फैब्रिक को लेना चाहिए। फिर कपड़ा लेते समय उसका रंग सबसे पहले, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने कपड़ा लिया, उसको काटा, सिला, फिर उसको पहना और धोया, उसका रंग निकल गया, तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए जब भी कपड़ा खरीदें तो सबसे पहले ध्यान दें कि उसका रंग खराब नहीं होना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट अर्ज, कि उसका अर्ज, अर्ज मतलब उसकी चौड़ाई कितनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, फैब्रिक सस्ते लेने के चक्कर में उसका अर्ज जो है वो कम होता है। फिर क्या होता है कि हमारा कपड़ा जब हम ड्राफ्टिंग करने के बाद फैब्रिक कट करने के लिए आते हैं, तो वहाँ जब हम अपने पैटर्न रखते हैं तो देखते हैं कि वो हमको अर्ज उसमें कम है, तो हमारा निकल ही नहीं पा रहा है, फिर हमको ज़्यादा कपड़ा लेना पड़ता है। तो इसलिए जब भी आप कपड़ा खरीदें उसका अर्ज देख लें। प्रिंट, अगर प्रिंटेड कपड़ा आप ले रहे हैं तो देख लीजिए उसका प्रिंट सही जगह से है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कहीं पे प्रिंट छूट गया है, कहीं छोटा बड़ा कर दिया है। तो प्रिंटिंग बिल्कुल सही है और कहीं पे भी खराब प्रिंट नहीं है। अगला आता है कीमत। जो भी कपड़ा हम खरीद रहे हैं वो उसी कीमत का होना चाहिए। हर चीज़ की एक कीमत होती है, लेकिन मार्केट में क्या होता है कि वो दुकान वाले हमको ज़्यादा कीमत बताते हैं। अगर हमको नॉलेज नहीं है कपड़े की तो हम ज़्यादा कीमत दे करके आएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे कपड़े की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। जब हम महंगा कपड़ा खरीदेंगे तो उसको काटेंगे, सिलेंगे, फिर जब उसको बेचेंगे तो फिर हमें ज़्यादा ही दाम पे बेचना पड़ेगा, तो उसमें फिर दिक्कत आती है। इसलिए कपड़े की कीमत उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है निडिल, यानी कि सुइयाँ। सिलाई के लिए अच्छी क्वालिटी की सुइयों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, मार्केट में बहुत तरह की सुइयाँ आती हैं, और सिलाई के लिए अधिकतर जो हम लोग हैं हाथ की सिलाई सुई तो कम यूज़ करते हैं, मशीन वाली ही सुई ज़्यादा यूज़ होती है। तो अगर वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी तो क्या होगा, सिलते समय वो सुई तोड़ देगी। सुई टूटने से क्या होता है कि एक तो चोट लगने का भी खतरा होता है, दूसरा कि फिर आप उसको चेंज करिए, फिर दूसरी लगाइए, तो उतनी देर के लिए आपकी सिलाई भी रुक जाएगी। तीसरा क्या नुकसान है कि आपका पैसा भी खराब हो रहा है। इसलिए जब भी सुई खरीदिए वो अच्छी क्वालिटी की खरीदिए। हाथ की सुई 0 से 12 नंबर तक होती है, मशीन की सुई 9 से 24 नंबर तक होती है।
क्रियोल सुई 1 से 10 नंबर तक होती है जिनका प्रयोग कशीदाकारी में किया जाता है। अच्छा देखिए, मशीन की सुई जो 9 से 24 नंबर तक होती है, ये इसलिए होती है कि आप कपड़ा किस तरह का यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह का आप कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, उसी के अनुसार आपको सुई का नंबर भी यूज़ करना होगा। फिर आता है नेक्स्ट धागा। धागे हमेशा अच्छी क्वालिटी और ब्रांड के लेने चाहिए। देखिए, धागे जैसे कपड़ा हमें चूज़ करते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए, उसी तरह धागा यूज़ करते समय भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अच्छी क्वालिटी का धागा नहीं यूज़ कर रहे हैं, सस्ती क्वालिटी का यूज़ कर लेते हैं, किसी ब्रांड का नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो सिलाई करने के बाद क्या है, सिलाई खुल जाएगी। फिर लोग शिकायत करते हैं कि आपने सिलाई करी थी लेकिन वो सिलाई कई जगह से खुल रही है। तो वो इसीलिए खुल रही है क्योंकि जो धागा था वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, थोड़ा-सा ही कहीं से भी ज़ोर पड़ता है तो वो टूट जाता है। इसलिए धागा हमेशा अच्छी क्वालिटी के या अच्छे ब्रांडेड लेने चाहिए। ये कई रंगों में आते हैं, जैसे रेड, ब्लू, ब्लैक, जिस तरह का भी कपड़ा हो उसी से रिलेटेड ही लेना चाहिए। जैसे सूती, रेशम, नायलॉन आदि। ये क्वालिटी है कि अगर सूती धागा भी आता है, रेशमी भी आता है, नायलॉन भी आता है, जिस जगह आपको जिस तरह के भी धागे की ज़रूरत है, उस तरह का आप धागा यूज़ करिए। फिर नेक्स्ट है थिम्बल। यह प्लास्टिक या लोहे की होती है, इसे उँगली में पहनने से सुई नहीं चुभती है। जैसा आप इमेज में देख रहे हैं कि एक उँगली में ये थिम्बल पहना हुआ है और ये सुई से इसको प्रेस कर रहे हैं। यानी कि ये सुई, ये लोहे का बना होता है, तो उसमें क्या है कि जब आप सुई को धक्का देते हैं, दबाते हैं, तो ये कवर है तो वो आपकी उँगलियों में नहीं लगता है, तो सिलाई करने में आसानी रहती है। फिर है सुई थ्रेडर, जिसको इंग्लिश में निडल थ्रेडर भी बोलते हैं। इसमें पतली धातु की तार होती है जिससे धागा आसानी से सुई से निकल जाता है। अब सुई थ्रेडर का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे हाथ की सुई है उसमें हमको धागा डालना है। अब वो धागा बहुत पतला हम यूज़ कर रहे हैं, किसी की आंखें बहुत अच्छी हैं, किसी की थोड़ी कमज़ोर है या रोशनी उतनी ज़्यादा नहीं है, या हमको किसी अन्य वजह से कोई दिक्कत आ रही है धागे को डालने में। तो ये जो सुई थ्रेडर होता है, इसमें आगे पतला बहुत तार होता है जो वी शेप में होता है, तो उस वी शेप के अंदर ही हम हल्के से धागे को फंसा देते हैं और वो जो वी शेप का जो कोना होता है, उसको हम सुई के छेद में डाल देते हैं। तो वो बहुत पतला होता तार होता है, तो वो अंदर चला जाता है। उसके बाद हम धागा खींच लेते हैं और सुई थ्रेडर को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है सुई के अंदर धागा डालने में, चाहे वो मशीन में डालना हो या हाथ वाली सुई में डालना हो। फिर आता है फिनिशिंग अथवा प्रेसिंग उपकरण। फिनिशिंग और प्रेसिंग उपकरण इसलिए क्योंकि जो प्रेसिंग चीज़ें आती हैं वो फिनिशिंग में ही आती हैं। इसीलिए चाहे हम इसको फिनिशिंग कहें या फिर प्रेसिंग कहें। तो प्रेसिंग में सबसे पहले आते हैं प्रेस। प्रेस करने से क्या होता है, कपड़े की सुंदरता बढ़ जाती है। और प्रेस कई प्रकार की आती हैं, लोहे की प्रेस, कोयले की प्रेस, बिजली की प्रेस, ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस, भाप बिजली वाली प्रेस। प्रेस करने से क्या होता है, कपड़े की सुंदरता बढ़ जाती है। और ये कई तरह की मार्केट में अवेलेबल होती हैं। जैसे जो लोकल लोग कपड़े प्रेस करते हैं, वो क्या करते हैं, लोहे की प्रेस यूज़ करते हैं। कुछ लोग कोयले की प्रेस करते हैं जो मार्केट में प्रेस करते हैं। फिर इसके बाद बिजली वाली प्रेस भी यूज़ होती है। घरों में जो हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं वो ऑटोमेटिक बिजली वाली प्रेस होती है। और अब काफ़ी ज़्यादा भाप बिजली वाली प्रेस भी आने लगी, यानी कि उसमें थोड़ा सा पानी भर दिया जाता है, उसमें बटन लगा होता है। जब हम उसको प्रेस करेंगे तो उसकी तली में छोटे छोटे से छेद होते हैं जिनसे पानी निकलता है भाप जैसा। और वो प्रेस आसानी से, जैसे कहीं जो बहुत ज़्यादा सिकुड़न पड़ गई है, जैसे कॉटन का है, वूलन है, इनमें क्या होता है कि सिकुड़न बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, तो जल्दी जाती नहीं है। तो उस समय भाप बिजली वाली प्रेस करने से वो सिकुड़न बहुत आसानी से चली जाती है और क्रीज़ भी बहुत अच्छी बनती है, प्रेस की क्वालिटी बहुत अच्छी आ जाती है। जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पे तो काफ़ी बड़ी-बड़ी बिजली वाली प्रेस यूज़ होती हैं, अच्छी क्वालिटी की होती हैं, ताकि काफ़ी हाई स्पीड में काम कर सकें वो। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रेसिंग टेबल। इसकी ऊंचाई एडजस्ट करने वाली होनी चाहिए, इसकी सतह मोटी सूती गद्दी की होनी चाहिए। प्रेसिंग टेबल जिसके ऊपर हम किसी कपड़े को रख करके प्रेस करते हैं, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, ये एक प्रेसिंग टेबल दी हुई है, इस पे ही हम लोग कपड़े को रख करके प्रेस करते हैं। इसकी हाइट एडजस्ट करने वाली होनी चाहिए ताकि जो भी व्यक्ति लंबा है, थोड़ा कम लंबा है, वो अपने अकॉर्डिंग उसके साइज़ को कम या ज़्यादा कर सके। फिर इसकी सतह मोटी सूती गद्दी की होनी चाहिए, वो इसलिए ताकि जब हम कपड़े को रख करके आयरन को दबाते हैं तो वो दबना चाहिए, तभी उस कपड़े की प्रेस बहुत अच्छी आती है। फिर है प्रेसिंग स्टैंड।
इस स्टैंड का प्रयोग प्रेस करने के लिए किया जाता है। यह 36 इंच लंबा और 12 इंच चौड़ा होता है। इसमें राइट साइड में 6 इंच की जगह प्रेस रखने के लिए होती है। जैसी प्रेसिंग टेबल होती है, ये तो टेबल है, ये स्टैंड है। ये आजकल ज़्यादा यूज़ होता है लोग, क्योंकि ये फोल्डेबल होता है तो लोग यूज़ करने के बाद इसको घर में कहीं पर भी रख सकते हैं, रखने में आसानी होती है। और इसको भी प्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये काफ़ी सूटेबल रहती है प्रेस करने के लिए। फिर आता है स्लीव बोर्ड। यह लगभग 20 इंच लंबा छोटा बोर्ड होता है। इसका प्रयोग स्लीव, पैंट, कोट की स्लीव प्रेस करने में करते हैं। जैसा आप इमेज में देख रहे हैं कि बहुत पतला सा ये एक बोर्ड दिया हुआ है, इसी को स्लीव बोर्ड कहते हैं। इसको प्रेसिंग टेबल या स्टैंड के साथ ही लगा दिया जाता है। और जब कभी पैंट की हमको स्लीव करनी होती है या कोट की स्लीव करनी होती है या शर्ट की स्लीव करनी है, तो उस स्लीव को हम इस बोर्ड का जो दिया हुआ है इसके अंदर कर देते हैं। मतलब बोर्ड अंदर रहता है और स्लीव या पैंट का जो कपड़ा है वो ऊपर रहता है, और फिर हम इसको आयरन से प्रेस कर देते हैं। थैंक यू सो मच ट्रेनीज कि आपने इस वीडियो को, इस पीपीटी को बहुत अच्छे ढंग से सुना होगा। और मुझे पूरी आशा है कि ये आपको इस सब्जेक्ट को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। थैंक यू सो मच।